नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल्स में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, भारत मौजूदा समय में दुनिया में सबसे ज्यादा रक्षा सामान आयात करने वाले देशों में से एक है, लेकिन भारत जल्द ही अब विदेशी देशों पर निर्भरता को खत्म कर सकता है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि भारत विदेशी और घरेलू कंपनियों के बीच अंतर नहीं करता, लेकिन आगे चलकर वो किसी भी रक्षा वस्तु का संभवतः आयात नहीं करेगा। बता दें कि सिप्री ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि 2017-2021 में भारत प्रमुख हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक था, लेकिन इस अवधि में कुल वैश्विक हथियारों के आयात का 11% अकेले भारत में आया। साथ ही रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमारी जो सभी नीतियां हैं वो इसी तरीके से तैयार की गई हैं कि सभी को समान अवसर मिले। लेकिन अब एक बात ये आ रही है जिसमें कि हम आगे चलकर कुछ भी आयात नहीं करेंगे, और इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए के वैश्विक खरीद मामलों को रद्द कर दिया है। इसीलिए भारत अब देश के भीतरी डिफेंस इक्विपमेंट्स के डिजाइन और डेवलपमेंट पर काम तेज कर रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक कार से 12 किलो विस्फोटक बम बनाने की सामग्री मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई में 3 संदिग्ध आतंकियों को भी पकड़ लिया है, जिनसे अब एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। जब पुलिस ने गाड़ियों की जांच के लिए नाकेबंदी की थी, इस दौरान उन्हें एक कार में विस्फोटक मिला है। ये जो पकड़े गए संदिग्ध हैं, ये तीनों आतंकी संगठन सूफा के सदस्य बताए जा रहे हैं। दोस्तों, मामला काफी गंभीर है क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में 10 किलो RDX और बम बनाने की सामग्री मिलना बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि टाइमर भी मिला है, यानी कि किसी बड़ी हरकत को अंजाम देने के मूड में थे ये। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस आतंकी वारदात को लेकर ये संदिग्ध RDX ले जा रहे थे, और इसीलिए इनसे लगातार कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। केंद्र सरकार ने दशकों के बाद असम, नागालैंड, मणिपुर के राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि अफसा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया। ये जानकारी खुद अमित शाह जी ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा कि अफसा के तहत क्षेत्रों में कमी भारत सरकार की ओर से उग्रवाद को समाप्त करने, उत्तर पूर्व में स्थायी शांति लाने के लिए लगातार प्रयासों, कई समझौते के कारण बेहद सुरक्षा स्थिति और तेजी से विकास का परिणाम है। हालांकि वहां से भी भीतर से आवाज भी उठ रही थी लोगों की कि भैया इसको हटा दिया जाए, ये काफी परेशानी हो रही है उनको। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दोस्तों ये काफी चुनौतीपूर्ण मामला हो सकता है। दोस्तों, बता दें कि इस एक्ट में आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर मिलते हैं, जो संदिग्ध को गोली मारने के भी आदेश देते हैं, और बिना वारंट के छापा मारा जा सकता है। किसी से भी पूछताछ की जा सकती है और संदिग्ध को हिरासत में भी लिया जा सकता है। यही नहीं, पुलिस मुकदमा जरूर दर्ज कर सकती है, लेकिन मामला न्यायालय तक नहीं जा सकता है। इसलिए सरकार अब इसे बंद करना चाह रही है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अफसा को एकदम से नहीं हटाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी क्षेत्र में काफी कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें नियंत्रित करना काफी जरूरी है। भारतीय वायुसेना ने देश भर के राजमार्गों पर 28 आपातकालीन लैंडिंग सुविधाओं की पहचान की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ऐसे में 5 असम में, 4 पश्चिम बंगाल में, 3 आंध्र प्रदेश में, 3 गुजरात में, 3 राजस्थान में, 2 बिहार में, 2 हरियाणा में, 2 जम्मू कश्मीर में और तमिलनाडु में 2 और पंजाब और उत्तर प्रदेश में एक है। बता दें कि ये जो 28 आपातकालीन लैंडिंग स्ट्रिप्स हैं, ये सैन्य विमानों का संचालन करने में सक्षम है, और यदि आवश्यक हो तो सामान्य श्रेणी के नागरिक विमानों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने अरब सागर में समुद्री अभ्यास किया। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां अभ्यास है, जो 30 मार्च से 3 अप्रैल तक अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास साल 1993 में शुरू किया गया था। इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया, और ये भारत और फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गया है। बता दें कि अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के जहाज, पनडुब्बी, समुद्री विमान, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर सहित विभिन्न इकाइयां भाग ले रही हैं। ये यूनिटें समुद्र में अपनी परिचालन कौशल को बढ़ाने और सुधारने का भी प्रयास कर रही हैं। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती हैं। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूक्रेन की जंग की वजह से रूस पर चौतरफा प्रतिबंध लग रहे हैं। ऐसे में प्रतिबंधों की मार झेल रहे रशिया ने भारत को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। रूस ने आयातित सामानों के भुगतान के लिए भारत को ऑफर दिया है। भारत सरकार अब रूस के इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। दरअसल डॉलर में भुगतान बंद होने की वजह से रूस के केंद्रीय बैंकों ने पेमेंट के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है। बता दें कि भारत रूस से मुख्य तौर पर कच्चा तेल और हथियारों का आयात करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के मैसेजिंग सिस्टम SPFS के इस्तेमाल से भारत रुपए रूबल में भुगतान कर सकता है। हालांकि भारत सरकार ने अभी इस ऑफर पर फैसला नहीं किया। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत पहुंचने वाले हैं। उम्मीद है कि इस दौरान इस प्रस्ताव पर ही बात की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि भारत को इससे क्या फायदा मिलेगा। दरअसल इसके बदले में भारत को कम कीमत पर रूस से कच्चा तेल मिलने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए ये बहुत बड़ी राहत होगी। इस खास सिस्टम में रूसी मुद्रा यानी कि रूबल को भारतीय बैंकों में जमा किया जाएगा और फिर इसे भारतीय मुद्रा यानी कि रुपए में बदला जाएगा। ठीक इसी तरह से रुपए को रूबल में बदल कर भुगतान किया जाएगा।
दोस्तों इतना ही नहीं, रूस भारतीय और रूसी बैंकों की ओर से जारी कार्डों को MIR पेमेंट से भी आपस में जोड़ना चाहता है। बहरहाल ये तो तय है कि अगर भारत रूस का ये ऑफर स्वीकार कर लेता है तो इससे न सिर्फ भारत की विदेशी मुद्रा बचेगी बल्कि भारतीय मुद्रा और मजबूत होगी। आर्मी डिजाइन ब्यूरो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक MOU पर साइन किया है, जिसके तहत वे साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस एप्लीकेशंस पर काम करेंगे। इस MOU में ये प्रोविजन भी दिया गया है कि इसमें एकेडमिक, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री के जो प्रतिनिधि हैं वो भी हिस्सा ले सकते हैं, ताकि रिसर्च एक्टिविटी एक साथ की जा सके और भारतीय सेना के लिए आर्टिफिशियल सॉल्यूशन जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें तैयार किया जा सके। दोस्तों HAL ने अपने तेजस लिफ्ट वेरिएंट के शोकेस को डिफेंस सर्विसेज एशिया मलेशिया में प्रदर्शित किया है और HAL ने इसका वीडियो भी जारी किया। बता दें कि इस एग्जीबिशन में मलेशिया के सीनियर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारी भी पहुंचे। उन्होंने HAL के स्टॉल का भी दौरा किया। साथ ही उन्होंने HAL की क्षमता की तारीफ की और उन्होंने कहा कि वे लंबे समय तक दोनों देशों के बीच एक मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं। बता दें कि HAL ने रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को अपना लिफ्ट वेरिएंट भी पेश किया है। दोस्तों भारतीय सेना की एक्विजिशन विंग ने रिक्वेस्ट फॉर टेक्नोलॉजी एंड कमर्शियल प्रपोजल जारी किया है करीबन 18 आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल्स के लिए। कहा जा रहा है कि इसे बाय इंडियन कैटेगरी के तहत खरीदा जाएगा और इसमें 60% स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए और इसकी डिलीवरी 2 सालों के अंदर होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद। बता दें कि आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल 2 कैबिन वाला और ट्रैक एम्फीबियस कैरियर होना चाहिए और यह 18,000 फीट के हाई एल्टीट्यूड पर संचालित होने योग्य होना चाहिए, वो भी 10 आर्मी पर्सनल्स जो कि कॉम्बैट लोड के साथ हैं। इसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए और इसकी ऑपरेटिंग रेंज 150 किलोमीटर तक होनी चाहिए और इसके दोनों कैबिन्स के ऊपर गनर हैच होना चाहिए और इसकी कैबिन बॉडी बैलिस्टिक प्रोटेक्शन के साथ होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह रखी गई है कि ये जो व्हीकल्स हैं उन्हें भारतीय सेना में जो मौजूदा एयरक्राफ्ट हैं, खास करके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वे इन्हें आसानी से कहीं भी ले जा सकते हो। दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री 2+2 डायलॉग के लिए US के साथ बातचीत करेंगे जो कि 11 अप्रैल को हो सकती है। इस दौरान अमेरिका भारत के साथ अपने लंबे समय से लंबित सौदों को पुश कर सकता है, यानी कि उनको जोड़ दे सकता है, जिसमें कि 30 MQ-9 आर्म ड्रोन्स हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए FA-18 सुपर हॉर्नेट भी है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए CJ-130 सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली लैंडिंग की है INS बाज में, जो कि भारतीय सेना का साउथर्न मोस्ट एयरफील्ड है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो इस चालू वर्ष के दौरान 7 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने जा रही है। कहा जा रहा है कि सैटेलाइट्स को प्राप्त करने की जो लागत है वो 490 करोड़ रुपए है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि इसरो ने 14 फरवरी 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से INS 2TD और इंस्पायर सेट 1 के साथ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-4 को PSLV C-52 पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया और इन उपग्रहों को 524.84 किलोमीटर की ऊंचाई पर इंजेक्ट किया गया था। आज के टॉप कमेंट्स है तो दोस्तों ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।